नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रिया क्या होती है, धातु क्या होते हैं, क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसको देख सकते हैं। पिछले वीडियो में ही मैंने सामान्य परिचय दिया था अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं का। आज का जो मेरा वीडियो है वो अकर्मक क्रिया को लेकर है और अगले वीडियो में हम सकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया को लेकर मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ, विस्तार से आपको अकर्मक क्रिया पढ़ाऊंगा। शायद ही आपने इतने विस्तार से अकर्मक क्रिया को कहीं पढ़ा होगा। क्या आपने कभी अकर्मक क्रिया के भेद सुने हैं? अगर नहीं सुने तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अकर्मक क्रिया के भेद भी पता चलेंगे। अभी तक हम सकर्मक क्रिया के भेद देखते आ रहे थे, एक कर्मक और द्विकर्मक, लेकिन यहाँ आपको अकर्मक क्रिया के भेद भी मिलेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अकर्मक क्रिया होती क्या चीज है, उसी के आधार पर हम आगे की अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अकर्मक क्रिया। देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में एक चीज कॉमन है, वो है कर्म शब्द। अकर्मक और सकर्मक। तो इस कर्म का कहानी क्या है और इस अ की कहानी क्या है वो समझना है। देखिए, कर्म का अर्थ तो होता है कार्य, ठीक है, या व्यापार, और अ का अर्थ है नहीं, अर्थात वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म नहीं होता वो क्या कहलाती हैं? अकर्मक कहलाती हैं। तो इसका ये सामान्य रूप तो, या कहा जाए सामान्य परिभाषा दी जाए तो वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना हो वो क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन अकर्मक क्रिया केवल यही नहीं है। इस परिभाषा को देने से आपके दिमाग में भ्रम रह जाता है और आप सकर्मक क्रियाओं को भी अकर्मक लगा बैठते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान तरीके से और इस प्रकार परिभाषा दूंगा कि कभी भी आपका अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की असली परिभाषा क्या है। तो सीधी सी बात है कि वे क्रियाएं जिन्हें करने के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो या कर्म दिया भी ना जा सके, वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अकर्मक कहलाती हैं। जैसे कि मैं अगर लिख दूं कि रवि सो गया। अब इस वाक्य को अगर मैंने लिखा है तो यहां पर देखिए आपको कर्ता दिया है और क्रिया दी है और कोई शब्द इस वाक्य में नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहां देखिए क्रिया कौन सी हो रही है? सो जाने की, और कर कौन रहा है? रवि कर रहा है, ठीक है। तो क्या इस क्रिया को करने के लिए हमें कर्ता के अलावा किसी चीज की आवश्यकता है? नहीं है। रवि अगर सो रहा है तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। रवि को इस क्रिया को करने के लिए किसी तीसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो बस वही समझ लीजिए आप अकर्मक क्रिया क्या होती हैं कि वे क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता ना हो या कर्म दिया भी ना जा सके, वो क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं। या इसको और अच्छी तरीके से परिभाषा को समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि वे क्रियाएं जिनके कार्य का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, किसी अन्य शब्द पर ना पड़े, वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। असल में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर भी होता है और कर्ता का प्रभाव क्रिया पर भी होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहां तक बात आपके समझ में आई। दो बातें मैंने क्रिया के बारे में बताई कि कर्म की आवश्यकता ना हो वो अकर्मक क्रियाएं हैं, और जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव सीधे किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े। अब बात करते हैं क्रिया के कार्य का प्रभाव क्या होता है। देखिए, यहां पर सोने की क्रिया हो रही है तो यहां पर सोना क्रिया का प्रभाव रवि पर क्यों है? क्योंकि सो तो रवि ही रहा है। बात समझिएगा, सो कौन रहा है? रवि रहा है। तो इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रवि पर पड़ रहा है। देखो, अकर्मक क्रिया हो या सकर्मक क्रिया हो, दोनों ही क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर तो रहता है, लेकिन अगर सीधे कर्ता पर रहेगा तो वही क्या है? अकर्मक क्रिया है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसमें ये सो जाना क्या है? एक क्रिया है आपकी। असल में अकर्मक क्रियाएं एक ऐसे प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनका कार्य भी वही होता है और क्रिया भी वही होती है। इसको अंतर अगर आपको समझना है तो देखिए, ऐसे देखिए, रवि पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य लिखा मैंने, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि अकर्मक क्रियाओं का कार्य और अकर्मक क्रियाओं की क्रिया एक ही चीज होती है, इसलिए वहां अलग से कार्य या कर्म देने की आवश्यकता नहीं होती। और सकर्मक क्रियाएं कैसी होती हैं
कि सकर्मक क्रियाओं को अलग से कार्य देने की आवश्यकता पड़ती है। कैसे देखो, जैसे यहां रवि सो रहा है, यहां पर केवल किसकी आवश्यकता है? रवि की आवश्यकता है, और सीधे सीधे क्रिया कर रहा है सोने की। कैसे देखो, यहां पर कार्य क्या हो रहा है? सोने का कार्य हो रहा है, और क्रिया भी क्या है? सोना। अब यहां आ जाओ, यहां क्रिया भी सोना है और कार्य भी सोने का हो रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है पढ़ने की। किसकी? पढ़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन कार्य क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है पुस्तक पढ़ने का। नहीं समझ में आया? दोबारा समझो, रवि पुस्तक पढ़ता है, यहां पर क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, तो इससे किसी कार्य का करना पाया जा रहा है, तो ये क्या हो रही है? क्रिया पढ़ने की। अब कार्य क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है पुस्तक पढ़ने का। कार्य जितने भी होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? संज्ञाएं होती हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर यहां पुस्तक नहीं होती तो क्या ये पढ़ाई हो जाती? क्या ये क्रिया हो पाती? या मां खाना बनाती है, अगर खाना ही नहीं होता तो वो क्या बनाती? तो बात समझ रहे हैं कि वहां पर बनाने की क्रिया हो रही है और खाना बनाने का कार्य चल रहा है। ठीक है, तो खाना बनाने का कार्य आपको दिया गया, तभी तो इस क्रिया को कर पाओगे। तो यहां पुस्तक दी गई है, तभी तो पढ़ पाओगे। भाई ये क्रिया कब होगी? केवल कर्ता के होने से हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि पुस्तक देनी पड़ेगी। अब हमने एक व्यक्ति को आकर बिठा लिया कि भाई तुम्हें हम खाना खिलाएंगे, अब हम उसे खाना नहीं दे तो वो खाने की क्रिया कर कैसे लेगा? तो बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसमें एक चीज और अकर्मक क्रिया में, कि कुछ लोग, मैंने भी देखा इस पर, यूट्यूब पर भी हैं और कई लोग किताबों में भी इस तरीके से देखा जाता है। देखिए, मैं प्रमाणित रचनाकारों की बात नहीं करूंगा, उन पर तो मैं कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, लेकिन कई लोग भूलवश क्या करते हैं कि साधन को ही कर्म बता बैठते हैं। किसको? साधन को कर्म बता देते हैं। साधन क्या होता है? जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है। पहले इस चीज को समझिए, सहायता से क्रिया की जाना। ठीक है, तो जब सहायता से क्रिया की जा रही है तो वो कर्म कैसे है? ठीक है, बात को अब समझिएगा। साधन असल में कर्म नहीं होते। साधन का काम केवल इतना है कि क्रिया को वो आसान कर देता है या क्रिया पर हल्का सा प्रभाव डालता है। बात समझ में आ रही है? तो समझिएगा कि कर्म क्या होता है। कर्म वो चीज है कि अगर वो वाक्य में है तो वो क्रिया पर प्रभाव डालेगी और क्रिया उस पर प्रभाव डालेगी। ठीक है, लेकिन साधन क्या है? साधन का अर्थ होता है सहायता। अब जैसे कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपका एक मित्र आया, वो आपको पढ़ाने लगा, तो उसने क्या किया? आपकी सहायता ही तो करी, तो वो कर्म तो नहीं हो जाएगा? आप उसको पढ़ा थोड़ा नहीं रहे हो। तो याद रखिएगा, साधन क्या होता है? जिसकी सहायता से क्रिया को आसान किया जा सकता है। जैसे मैं एक वाक्य अभी लिख देता हूं, रवि साइकिल से विद्यालय गया। अब यहां पर पढ़िएगा आप इस वाक्य को कि रवि विद्यालय जा रहा है, कार्य क्या हो रहा है? विद्यालय जाने का। अब यहां पर बहुत से ऐसे कर्म बता देते हैं, लेकिन ये कर्म नहीं है। गंतव्य कभी कर्म नहीं होते। ठीक है, या जिस स्थान पर जाया जाता है वो कभी कर्म नहीं होते। अभी आपके आगे आएगा अकर्मक क्रिया में। अब यहां देखिए, आप देखोगे साइकिल से ही, किससे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है। अब बताने वाले क्या कहते हैं यूट्यूब पर कि देखो, जब रवि जाएगा तो साइकिल पर भी प्रभाव पड़ेगा, साइकिल पुरानी होगी, साइकिल में जब आप लाए थे साइकिल तो नई थी, अब वो पुरानी हो चुकी है, तो इस साइकिल पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कर्म हो गया और क्रिया सकर्मक हो गई। वो यहाँ तक आपको पढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन जरा उनसे आप एक बस बात पूछ लेना मेरे खातिर, या हिंदी की खातिर, हिंदी व्याकरण की खातिर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पर उंगली उठाऊं। देखिए, हिंदी व्याकरण एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसका मजाक बना रखा है। तो चलिए देखते हैं साइकिल कर्म है कि नहीं। पहली बात तो आप कारकों में आ जाओ। कारक आपने पढ़े हैं, कर्ता, कर्म और करण। करण कारक क्या होता है? साधन, क्रिया का साधन, जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है। अगर कर्म कारक और साधन अर्थात करण कारक एक ही चीज होती तो आप क्या उन दोनों को अलग अलग पढ़ते? अलग अलग नहीं पढ़ते। तो जब साधन अलग चीज है और कर्म अलग चीज है, दोनों को अलग अलग पढ़ा है, तो आप साधन को कर्म कैसे बना दोगे? पहली बात। अब दूसरी बात देख लेते हैं। अब यहां पर ये मान के चलिए कि आप विद्यालय जाते हो, या हम जा रहे हैं विद्यालय, हम विद्यालय जा रहे हैं, जाने की क्रिया हो रही है। तभी आपके पिताजी ने कहा बेटा तू अच्छा नहीं लग रहा पैदल जाते हुए, तू बेटा साइकिल ले ले। तो अब हमने विद्यालय किससे जाना शुरू कर दिया? साइकिल से जाना कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर साइकिल नहीं होगी तो क्या आप विद्यालय नहीं जा पाओगे? बात समझ में आ रही है?
अब मैं यहां से साइकिल को बिल्कुल हटा दीजिए, रवि विद्यालय गया, तो क्या ये क्रिया नहीं हो पा रही? अगर साइकिल नहीं है तो भी क्रिया हो रही है ना। और जब साइकिल के होने या ना होने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा वाक्य पर, तो भाई ये कर्म कैसे हो गया? ठीक है, तो याद रखिएगा कि साधन कर्म नहीं होते, इनका कार्य केवल इतना है कि क्रिया को करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बस इतना सा इस पर प्रभाव क्रिया पर ये डालता है। इस पर क्रिया का ना कोई प्रभाव है, ना ही क्रिया पर इसका कोई प्रभाव है। बात क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा साधन कभी कर्म नहीं होते। अब चाहे कुछ भी दे दो, कार दे दो, हवाई जहाज दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, वो कर्म नहीं हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब मैंने ये हटा भी दिया बिल्कुल। रवि विद्यालय गया, क्या इस क्रिया को रोक पा रहे हो आप? चलो एक और बार करके देखते हैं। देखिए, रवि विद्यालय गया, अभी आपके पास, आप जा रहे हो, आप ये समझो कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, तभी रास्ते में आपके पास फोन आया, हाँ भाई कहाँ जा रहा है? कि स्कूल जा रहा हूँ। करे स्कूल में तो आग लग गई, स्कूल मत आइयो। लेकिन तुम्हारे मन में आ गया कि नहीं मैं विद्यालय तक तो जाऊंगा, तो क्या क्रिया रुक गई? अगर विद्यालय नहीं है तो भाई ये तो चलती रहेगी ना, क्योंकि ये क्या गंतव्य है, यहाँ तक तो जाना ही जाना है, चाहे ये रहे या ना रहे, यहाँ तक तो जाना है। इसके बाद अब काय से थे? आप साइकिल से थे, रास्ते में साइकिल पंचर हो गई, आपने साइकिल छोड़ दी। अब साइकिल छोड़ दी, क्या आप अब जा नहीं पाओगे? तब भी जा पाएंगे, हम पैदल निकल लेंगे। तो बात समझ रहे हैं कि इस क्रिया पर ये साधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज समझिएगा कि साधन को कर्म तो नहीं माना जा सकता, लेकिन ये आंशिक कर्ता होता है। आंशिक कर्ता कैसे होता है? जब आप वाच्य पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनको आंशिक कर्ता या प्रेरित कर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, वो बाद की बात है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया आप अच्छी तरीके से यहां पर मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कार्य संपादन की दृष्टि से। कहां गया? हाँ जी, कार्य संपादन की दृष्टि से जो हमारी अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। किसकी दृष्टि से? कार्य संपादन। कार्य संपादन के दृष्टि से हमारी जो क्रिया है अकर्मक क्रिया, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है गत्यात्मक, इसी को गत्यर्थक भी कहते हैं, और दूसरी होती है स्थिरता बोधक। ठीक है, गत्यार्थक या गत्यर्थक, गत्यात्मक या स्थिरता बोधक, ये अकर्मक क्रिया के दो प्रकार हैं कार्य संपादन की दृष्टि से। अब समझिएगा इन दोनों में अंतर क्या है। गत्यार्थक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको करते समय कर्ता गतिमान रहता है। कर्ता कैसा रहता है? गतिमान रहता है। मैंने बताया ही था, अकर्मक क्रियाओं के लिए केवल दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, एक क्रिया होनी चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए। वाक्य में कुछ भी मत दो, बात समझ रहे हैं? वाक्य में केवल एक कर्ता दे दो और क्रिया दे दो और कुछ मत दो, हमारी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, चलिए। तो गत्यात्मक मतलब वे क्रियाएं जिनको करते समय कर्ता कैसा रहता है? गतिमान रहता है। जैसे देखो, आना, जाना, ठीक है, पहुंचना, ठीक है, चलना, गिरना, उड़ना, भागना, टहलना आदि, ये सभी कैसी हैं? ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें करने के लिए हमें गतिमान रहना पड़ता है, अर्थात कर्ता को गतिमान रहना पड़ता है। ठीक है, असल में जितनी भी गत्यात्मक क्रियाएं हैं ये द्विस्थान बोधक होती हैं। कैसी होती हैं? द्विस्थान बोधक। द्विस्थान बोधक कैसे होती हैं? द्विस्थान मतलब एक तो आरंभ स्थान बताती है। इन क्रियाओं में दो चीजें सम्मिलित रहती हैं, दो स्थान सम्मिलित रहते हैं, जिसमें से पहला होता है आरंभ स्थान और दूसरा होता है गंतव्य। गंतव्य को बोलते हैं हम या कहा जाए लक्ष्य स्थान या समाप्ति स्थान। ठीक है, आरंभ स्थान जो होता है और गंतव्य स्थान होता है, आरंभ स्थान के साथ में से विभक्ति आती है और गंतव्य के साथ तक विभक्ति आती है। जैसे रवि घर से विद्यालय तक गया। अब यहां पर देखोगे तो दोनों ही कैसे आ गए हैं? दोनों प्रकार के स्थान आ गए। एक आगे आपका आरंभ स्थान और एक आगे आपका गंतव्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर वाक्य में बात करी जाए, क्या ये हमेशा आते हैं? जरूरी नहीं है। वाक्य में जरूरी नहीं है कि ये दोनों आए।
ठीक है। जैसे मैं इनमें से, जैसे रवि चला गया, अब यहां पर दोनों में से कहीं भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, तो ये कभी वाक्य में आते हैं कभी नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आएंगे दोनों तो इन्हीं विभक्तियों का प्रयोग होगा। अब दूसरी बात कि कभी कभी आरंभ स्थान नहीं दिया होता, गंतव्य दिया होता है, और जब गंतव्य केवल गंतव्य वाक्य में दिया हो तो त्रियक रूप से यहां पर तक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे इसका मैं एक उदाहरण चलो यहीं लिख दे रहा हूं, इसको स्थिर बोधक को मैं करा ही दूंगा। जैसे रवि आगरा गया, अब अगर आप देखोगे रवि आगरा गया, यहां पर गंतव्य स्थान दिया हुआ है तो यहां पर तक विभक्ति नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्थान बोधक है। तो आपके याद रखना है अकर्मक क्रिया के लिए पहली बात तो क्या नाम है उसका, करण, करण का मतलब साधन, कर्म नहीं होते, और दूसरी बात गंतव्य या स्थान कर्म नहीं होते। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसमें एक आध और देखते हैं। जैसे वह आगरा पहुंचा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। वह मेरे साथ मंदिर जाएगा, ठीक है। अब ये मंदिर आगरा और यहां पर भी आगरा, ये शब्द क्या है, ये गत्यात्मक अर्थात गंतव्य बोधक है, और ये कभी कर्म नहीं होते। अगर ये अकेले आएंगे तो इनके साथ तब विभक्ति नहीं आएगी, और जब दोनों ही ये स्थान आएंगे तब यहां पर से इसके साथ आता है और गंतव्य के साथ में तक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा कि कभी भी गंतव्य और स्थान कर्म नहीं होते, ये अकर्मक क्रिया का ही एक प्रकार होता है, गत्यर्थक या गत्यात्मक क्रिया, जो कि द्विस्थान बोधक होती है। दो स्थानों में से हमेशा ज्यादातर आपका ये गंतव्य दिया होता है इनके साथ में। देखिए आना जाना, पहुंचना, चलना गिरना, उड़ना भागना टहलना इनके साथ में, ठीक है। जैसे मैदान में भाग रहा था तो ज्यादातर के साथ में तो मैं विभक्ति आ जाती है और हम अधिकरण कारक लगा देते हैं। अधिकरण कारक समझ रहे हैं, वह स्थान जहां क्रिया की जाती है वही क्या अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक इनमें माना जा सकता है। आगरा में भी अधिकरण है, यहाँ भी अधिकरण है, मंदिर में भी अधिकरण है, और किसी भी वाक्य को आप अगर क्रिया को लगाओगे किसी भी वाक्य में तो जो स्थान निकल कर आएगा वो क्या होगा, आपका अधिकरण कारक होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्थिरता बोधक। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए स्थिरता बोधक क्या होता है वो समझिएगा। अर्थात वे क्रियाएं जिन्हें करने के लिए कर्ता को गतिमान रहने की आवश्यकता नहीं है, या अत्यल्प स्थिर या अत्यल्प गतिमान रहता है, यानी कि बहुत हल्की सी गति करता है या बिल्कुल ही स्थिर रहता है। वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, देखो, अल्पज्ञ, गतिमान या स्थिर रहता है कर्ता, ठीक है। जैसे सोना, जागना, ठीक है, सोना जागना, और हाँ जलना, उगना आदि, ठीक है। जैसे रवि सो रहा है, रवि जाग रहा है, रोटी जल गई, फूल उग आया, तो ये सभी क्या है, स्थिरता बोधक है। यहां पर अत्यल्प गतिमान रहता है कर्ता या फिर बिल्कुल ही स्थिर रहता है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया का एक प्रकार से और वर्गीकरण होता है, वो कौन सा है। बिगाड़ दूं इसको, चलिए, ये दो मैं नहीं बिगाड़ूंगा, इन दोनों को आपके लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसमें एक चीज और समझिएगा, मैंने गंतव्य और स्थान बताया है कर्म नहीं होते, लेकिन कभी कभी याद रखिएगा कि हम स्थान का मतलब ये नहीं है कि किसी शब्द को आपने स्थान मान लिया, जैसे विद्यालय या मकान, वह मकान पर गया, कहाँ गया, मकान पर गया, तो मकान यहाँ पर स्थान के रूप में है। लेकिन याद रखिएगा कभी स्थान वस्तु के रूप में प्रयोग हो तब वो कर्म हो सकता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो इसको समझिए। जैसे रवि घर गया, रवि घर गया, अब यहां पर कहां तक गया है, घर तक गया है, तो ये क्या है, आपका स्थान बोधक है, गंतव्य बोधक है। लेकिन अभी यही क्या होता कि रवि ने घर खरीदा,
अब यहां पर ये कर्म है, अब यहां पर घर तक जा नहीं रहा है, घर को खरीद रहा है, तो घर क्या हो गया, यहां पर कर्म हो गया। या इसी तरीके से रवि ने घर बनाया, रवि ने घर देखा, तो ये सभी क्या है, यहां पर ये कर्म के रूप में है। तो याद रखिएगा जब ये स्थान के रूप में प्रयोग होगा तब जाकर आप याद रखिएगा कि जब भी स्थान की बात होगी तो कर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे वह विद्यालय गया, वह ऑफिस गया, तो ऑफिस गया तो क्या है, वो स्थान का बोध करा रहा है। उसने वह ऑफिस खरीद रहा था या ऑफिस उसने बेच दिया या ऑफिस खोला। अब ऑफिस खोला इसका मतलब भाई कर्म के रूप में प्रयोग है, स्थान नहीं है। जब स्थान का बोध होगा तब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अकर्मक क्रियाओं का एक प्रकार से और वर्गीकरण है। यह था आपका कार्य संपादन की दृष्टि से। अब है आपका क्रिया के पूर्ण या अपूर्ण स्थिति के आधार पर। ठीक है, अकर्मक क्रिया के पूर्ण या अपूर्ण स्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्ण अकर्मक और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक। ठीक है, पहले पूर्ण अकर्मक को समझ लीजिए, सीधी सी बात है। अपूर्ण अकर्मक अभी मैं समझाऊंगा और बहुत सी ऐसी चीज इसमें निकल कर आएंगी कि आप जब देखोगे तो आप बावले हो जाओगे। देखिएगा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा एक चीज और लिख रहा हूं नोट करके। आपको यह पता है कि क्या, किसको या किसे प्रश्न करने से, चलो यहां लिख दे रहा हूं, यहां हटाइए, यहां लिख दे रहा हूं, बिगाड़ दूंगा, नोट। वाक्य में क्या, किसको और किसे प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले, यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होती है या मिलने के आसार हों। लिख लीजिएगा इस बात को, मैं पूरी बोल रहा हूं, आप इस वीडियो से इस बात को ले लीजिएगा। वाक्य में क्रिया से क्या, किसको या किसे प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले या मिलने की संभावना हो तो क्रिया हमारी सकर्मक होती है, और यदि ना मिले ना ही मिलने की संभावना हो तो क्या होती है, हमारी अकर्मक होती है। उदाहरण के तौर पर मैं दो वाक्य लिख रहा हूं, देखो। रवि आगरा गया, मां ने रोटी खाई, राजू पढ़ता है। चलो बात करते हैं हम इन प्रश्नों को। देखो क्या, किसको, किसे रखते हैं। रवि आगरा गया, अब यहां प्रश्न रख दीजिए रवि क्या गया। भाई ये उत्तर में तो कहां से निकल के आ रहा है आगरा गया, और कहां से जब निकल के आएगा तो किसका बोध होगा, स्थान का बोध होगा, और स्थान कर्म नहीं होते। हमें केवल इन्हीं तीनों प्रश्नों का ही उत्तर चाहिए। अगर इनका मिल रहा है तो सकर्मक है, नहीं मिल रहा तो अकर्मक है। ठीक है, देखो रवि आगरा गया तो रवि क्या गया, क्या उत्तर है आपके पास, नहीं, तो ये क्रिया क्या हो गई आपकी, अकर्मक हो गई। ठीक है, मां ने रोटी खाई, मां ने क्या खाई, मां ने रोटी खाई, तो ये कैसी हो गई, सकर्मक हो गई। ठीक है, राजू पढ़ता है, प्रश्न करो राजू क्या पढ़ता है, उत्तर मिल नहीं रहा लेकिन मिलने की संभावना है, आप दे सकते हो। क्या यहां दे सकते थे आप, अभी मैं यहां लिख दूं रवि सो गया। अब प्रश्न करना जरा, रवि क्या सो गया, अब रवि क्या सो गया, क्या उत्तर है आपके पास, ना वाक्य से मिल रहा है ना ही आप बाहर से कोई उत्तर दे सकते हो, तो ये क्रिया कैसी, अकर्मक है। यहां उत्तर है तो नहीं लेकिन उत्तर की आवश्यकता है, आप दे सकते हो। राजू पढ़ता है तभी उत्तर दोगे, क्या पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है, गणित पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, किताब पढ़ता है, चेहरे पढ़ता है, हाथ पढ़ता है, तो वो सभी क्या है आपके कर्म है। तो बात समझ में आ गई। तो ये पहचान है किसकी, अकर्मक सकर्मक क्रिया की। ठीक है, चलिए हाँ जी, जैसा कि मैं बात कर रहा था पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक की, तो देखो पूर्ण अकर्मक क्या होती हैं कि वे क्रियाएं या वे अकर्मक क्रियाएं जिसमें वक्ता का इच्छित अर्थ पूर्ण हो जाता है। देखो असल में क्रिया हम करते क्यों हैं, कर्ता की हमें आवश्यकता क्या है, सब चीज की आवश्यकता हमारी वाक्य से है, क्योंकि वाक्यों से ही बनते हैं हमारे वाक्य, वो वाक्यों से बनती है हमारी भाषा। तो भाषा के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, वाक्य, और वाक्य बनाने के लिए हमें कर्ता, क्रिया, कर्म, ये वो इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिएगा अकर्मक सकर्मक क्रियाएं भी आपको पूर्ण वाक्य से संबंधित ही बात करी जाती है। ठीक है, अब बहुत से लोग इसको कह तो देते हैं कि देखो रवि खा रहा है,
अकर्मक क्रिया। अब उन्होंने इसको अकर्मक कह तो दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या ये वाक्य पूर्ण है? भाई वाक्य ही पूर्ण नहीं है तो ये वाक्य नहीं है, क्योंकि वाक्य का सबसे पहला नियम क्या है कि वाक्य अर्थ प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। अब ये अर्थ ही नहीं प्रदान कर रहा तो भाई अब ये वाक्य ही नहीं है, तो इसमें अकर्मक सकर्मक कैसे कह सकते हो? असल में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहां भी किसी की कमी है। इस वाक्य में दूसरा गुण अर्थात आकांक्षा की कमी है। आकांक्षा का मतलब होता है कि वाक्य में पढ़ने के बाद में अगर पूरा अर्थ नहीं आता है तो उसको आपको कोई शब्द देना पड़ता है। तो यहां हमें किस चीज की कमी दिखाई दे रही है? यहां पर रोटी की, पराठे की, चावल की, आटे की, या जो भी है, तब जाकर ये वाक्य पूर्ण होगा। तो वाक्य पूर्ण होने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ी? आकांक्षा की। तो आप ये समझिएगा कि जब वाक्य पूर्ण होगा तब हम सकर्मक अकर्मक देखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात जो कर रहा था मैं वो नहीं हो पा रही है। चलिए अब पूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक का मतलब है कि जब वक्ता, या कहा जाए कि वे क्रियाएं जिसमें वक्ता के इच्छित अर्थ पूर्ति हो जाए, यानी कि वक्ता जो कहना चाह रहा है वो पूर्ण हो जाए। ठीक है, यानी कि उस वाक्य में क्रिया से संबंधित सभी मूल तत्व दिए हों या संबंधित तत्व दिए हों। जैसे रवि सो रहा है। अब यहां देखिए जरूरी तत्व पूर्ण है, वाक्य पूर्ण भी है। रवि सो रहा है, यहां जो बात वक्ता कहना चाह रहा है, अर्थात बोलने वाला बोलना चाह रहा है, अपने मन की बात बोलना चाह रहा है। उसने क्या कहा आपसे आकर कि रवि सो रहा है। आपको पूर्ण अर्थ निकल कर आ गया? निकल कर आ गया ना? तो ये जो क्रिया है वो कैसी कहलाएगी? पूर्ण अकर्मक कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपूर्ण अकर्मक की। अपूर्ण अकर्मक क्या होता है कि वे क्रियाएं जिसमें वक्ता के इच्छित अर्थ की पूर्ति नहीं हो पाती, यानी कि वक्ता कहता है लेकिन क्या होता है कि वो पूर्ति नहीं हो पाती, तो उस पूर्ति को पूरा करने के लिए हमें कुछ शब्द देने पड़ते हैं, और वो जो शब्द देते हैं वो कर्ता पूरक शब्द कहलाते हैं। बात समझिएगा, पहले मैं वाक्य लिख दूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्रियाएं सभी अकर्मक होंगी लेकिन अपूर्ण अकर्मक होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वक्ता अपनी इच्छित अर्थ प्रस्तुत तो करना चाह रहा है आपके सामने, लेकिन वो अर्थ पूर्ण नहीं हो पा रहा। देखिएगा कैसे, जैसे मैं एक लिखूं राजू बनेगा, ठीक है, और मेरा मित्र निकला, ठीक है, और मोहन बन गया, हो गया और है। क्या हो गया? ठीक है, लड़का है, और देखिए हिमालय कहलाता है। ठीक है, मैंने ये वाक्य लिखे हैं, ये सभी कैसी हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो वाक्य जो है वो पूर्ण नहीं हो पा रहे। अर्थपूर्ण जो वाक्य कहना चाह रहा है कर्ता, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा, अर्थात वक्ता जिस बात को कहना चाह रहा है वो अर्थपूर्ण नहीं निकल पा रहा। ठीक है, तो अब इन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कुछ शब्द देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे राजू बनेगा, तो मैं यहां लिख दूं, जैसे मैं बिगाड़ के लिख रहा हूं, राजू लेखपाल बनेगा। ठीक है, मेरा मित्र कैसा निकला? चोर निकला। मोहन बन गया, क्या बन गया भाई साहब? डॉक्टर बन गया। मोहित बीमार हो गया। ठीक है, लड़का ईमानदार है, और हिमालय गिरिराज कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमालय गिरिराज कहलाता है। अब यहां देखिए कि बहुत से लोग तो इनको कर्म बता देंगे कि देखो राजू बनेगा, क्या बनेगा? लेखपाल बनेगा। मेरा मित्र क्या निकला? चोर निकला। मोहन क्या बन गया? डॉक्टर बन गया। मोहित क्या हो गया? बीमार हो गया। लड़का क्या है? ईमानदार है। हिमालय क्या कहलाता है? गिरिराज कहलाता है। तो क्या से उत्तर मिल रहा है? तो बहुत से लोग इनको क्या बता देंगे? सकर्मक क्रिया बता देंगे, लेकिन ये सकर्मक क्रिया नहीं है। क्यों? समझिएगा कि देखो ये जो बीच में शब्द दिए हैं, ये जितने भी मैंने बीच में शब्द लिखे हैं इस नीले मार्कर से जो लिखे हैं वो सभी हैं कर्तृपूरक। क्या है? कर्तृपूरक शब्द हैं, या इनको उद्देश्य पूरक शब्द कहा जाता है। क्या? उद्देश्य पूरक।
तो समझिएगा, इसकी परिभाषा अगर मैं दूं कि जब कर्ता का या वक्ता का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, तब वहां पर जो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हम शब्द देते हैं वो कहलाता है कर्ता पूरक। अब यहां पर आप देखोगे इनको कर्ता पूरक क्यों कह रहे हैं। देखिए, ये जो लेखपाल है ये राजू से ही तो संबंधित है। भाई राजू बनेगा तो राजू ही, तो ये किससे संबंधित है? कर्ता से संबंधित है। इसी तरीके से मेरा मित्र क्या निकला? चोर निकला। तो ये चोर है कौन? है तो मित्र ही। अब देखो, मोहन डॉक्टर बन गया, तो भाई डॉक्टर है कौन? ये है तो मोहित ही। मोहित बीमार हो गया, भाई बीमार कौन हो गया? मोहित ही तो हो गया। लड़का है कैसा है? ईमानदार है, तो है तो ईमानदार लड़का ही। अब यहां पर हिमालय क्या कहलाता है? गिरिराज कहलाता है। तो हिमालय को ही तो गिरिराज कह रहे हो, तो ये कर्म नहीं है। असल में ये कर्ता को स्पष्ट करने के लिए शब्द आए हैं। तो जो शब्द कर्ता को स्पष्ट करने के लिए आते हैं वो कर्ता पूरक या कर्तृपूरक कहलाते हैं। एक नाम और ले लीजिए, इनको कर्ता पूरक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? कर्ता पूरक शब्द कहते हैं। और कर्ता पूरक शब्द जो होते हैं वो कर्म नहीं होते। इनका काम बस इतना है कि वाक्य में ये कर्ता के अर्थ को स्पष्ट कर सकें। तो आप इसको अच्छी तरीके से अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छी नहीं समझ में आया है या आप चाहते हैं मैं और विस्तार से अच्छी तरीके से आपको समझाऊं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक जरूरी बात कि अगर आपको मेरा इतना विस्तार से पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो केवल 10 या 15 मिनट में बनाऊं, तो मैं वो भी आपके लिए तैयार हूं, क्योंकि आप जैसा पढ़ना चाहोगे मैं वैसा ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही सकर्मक क्रिया के वीडियो में। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।